जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इनकम टैक्स सब्जेक्ट। जी हाँ, अपना इनकम टैक्स सब्जेक्ट आज से हम स्टार्ट करते हैं और ये उसकी फर्स्ट डेमो क्लास है। डेमो क्लास है। देखिए, वैसे तो है ना, डेमो क्लास में मैं बता देता हूँ आपको देखना क्या होता है। मतलब किसी एक स्टूडेंट को देखना क्या होता है। जब मैं देखता था तो मुझे क्या देखना होता था। दो चीज़ें, एक सिलेबस की कवरेज क्या रहेगी, एक टीचर का पढ़ाने का तरीका क्या है। ये दोनों चीज़ें अगर आप बेस्ट मिल रही हैं तो हमें फिर इसे सिलेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों। सर अपनी तारीफें कर रहे हो। चलो छोड़ो जी, आ जाओ। इनकम टैक्स एक्ट ये सब्जेक्ट है और बी कॉम फिफ्थ सेम के लिए है। कई यूनिवर्सिटियों में अगर ये किसी और सेम के लिए हो तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वही इनकम टैक्स है, भले किसी भी सेमेस्टर में आ जाए, क्योंकि इनकम टैक्स सब्जेक्ट जो है वो बना हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के लिए। सर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को समझाने के लिए, आयकर अधिनियम 1961 को समझाने के लिए इनकम टैक्स। अब इसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे, जितना हमारे सिलेबस में कवर है उतने को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। सर, क्लास के बारे में 1 मिनट में बता दीजिए। किसी भी टाइम देख सकते हो आप, कितनी बार देख सकते हो पेपर होने तक। क्लास नोट्स आप ऐप में पढ़ सकते हो, कलर्ड क्लास नोट्स हैं, चिंता मत को कीजिए, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। डाउट भी आप पूछ सकते हो, अगर आपको डाउट आते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हो। और 15 से 20 घंटे में इनकम टैक्स हंसते खेलते आप कवर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बड़े अच्छे तरीके से कवर होगा वो भी। अब इसके बाद प्रमोशनल चीज़ें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपके को नहीं बताऊंगा। चलते हैं हम काम की बात पे। सबसे पहले देखते हैं सर इंडेक्स की तरफ। इंडेक्स क्या होता है कि भाई सिलेबस का एक ओवरव्यू लेने के लिए कि सर है क्या इसके अंदर, सब्जेक्ट क्या है, करना क्या है और पास कैसे होंगे। जरूरी बात। देखो भाई, सबसे पहला चैप्टर है इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है जी, ये तो हमने भी देख लिया। हाँ बच्चों, इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स होती हैं। जैसे कि अकाउंटिंग में हम क्या यूज करते हैं, डेटर, क्रेडिटर, सेल, परचेज। तो उनका एक मतलब होता है ना जो जर्नल दुनिया से दूर का होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे इनकम टैक्स में कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं, उनका मतलब हम इस चैप्टर में फर्स्ट में समझेंगे जी। उसके बाद हम देखेंगे कि सर कृषि आय, खेती की आय पर टैक्स लगता है या नहीं। फिर चलते हैं भाई रेसिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी, इसे देखेंगे कि निवास स्थान के आधार पर कर कैसे लगाया जाता है। कि भाई कोई अपने देश का नागरिक है उस पर एक अलग तरीके से कर लगाया जाएगा और जो दूसरे देश का नागरिक है उस पर एक अलग तरीके से कर लगाया जाएगा। ओ ओवरऑल अगर देखते हैं तो अपने देश के नागरिकों पर टैक्स कम लगता है। फिर चलते हैं सर एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। कुछ एग्जम्पशन दी हुई है कि आप इन इनकम को कमा लेना, आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। फिर देखते हैं सर इनकम फ्रॉम सैलरी की तरफ। यहाँ पे क्या होगा, अगर एक इंसान सैलरी यानी कि वेतन, तनख्वाह कमाता है तो उसकी इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर कैलकुलेट की जाएगी। सर कुछ नहीं समझाया, कोई बात नहीं, चैप्टर आएगा हम समझेंगे। अब चलते हैं भाई इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट की तरफ। ये सैलरी का ही एक पार्ट है, जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको अलग चैप्टर बना दिया है। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी बुक में इस चैप्टर का नाम कुछ और हो, पर चिंता मत कीजिए, हर एक चीज़ कवर होगी। फिर चलते हैं जी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की तरफ। हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है सर, मकान या जमीन से किराया अगर हमें मिला है तो उसे कैसे हम बताएंगे, कब मानेंगे कि वो किराया है, और गवर्नमेंट को उस पर हम टैक्स कैसे पे करेंगे। फिर आते हैं सर प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसे कह देते हैं आसान भाषा में PGBP, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। देखिए, गेन होता है कहाँ से सर, प्रोफेशन से। डॉक्टर कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाता, वो गेन कमाता है, लाभ। और बिजनेस से होता है प्रॉफिट। इसको हम समझेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हम ऐड करें, क्या क्या चीज़ें लेस करें, सिंपल शब्दों में समझेंगे, चिंता मत करो। फिर चलते हैं सर डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस की तरफ।
ये भी पीजीबीपी का ही एक पार्ट है, जैसे रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट था, ये पीजीबीपी का पार्ट है। उसके बाद चलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है सर? पूंजी लाभ। आपको है ना अकाउंट्स में दो चीज़ें आपने पढ़ी थी, एक होता है, क्या होता है सर, एक होती है रिकरिंग नेचर की चीज़ें और एक होती है कैपिटल नेचर की चीज़ें। जो पूंजीगत चीज़ें होती हैं कभी कभी होती हैं, हर बार बार नहीं होती, जो बड़े अमाउंट में होती हैं उन पे भी तो टैक्स लगता है। मान लो हमने ज़मीन खरीदी जी, हमने घर खरीदा, उसको 20 साल बाद बेच दिया, तो बेचने के बाद जो इनकम, जो रिसीट हमें कंसिडरेशन मिला, जो प्रतिफल मिला, और जो खरीदते टाइम पे परचेज वैल्यू थी वो तो बहुत कम थी। जैसे कि हमने एक ज़मीन खरीदी थी 14,000 की, और वो इस टाइम है लगभग 20 से 22 लाख रुपए की। अब ये जो गैप हो गया 14,000 से 22 लाख, इस पे तो इस गैप को कहते हैं कैपिटल गेन। हालांकि इंडेक्सेशंस वगैरह कुछ चीज़ें और होती हैं, वो हम चैप्टर में देखेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की तरफ चलते हैं भाई। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है सर? जो ऊपर की चार चीजें हुई ना, क्या क्या हुई सर? सैलरी, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी जी, उसके बाद पीजीबीपी, उसके बाद कैपिटल गेन। इन चारों में जो भी इनकम नहीं आई वो आई ओ IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। ऐसे इन 5 हेडों में इनकम बांट देते हैं बच्चों। कोई भी इनकम हो, कोई भी वट एवर इनकम इज इट, उसे हम इन 5 ही भागों में बांट देंगे। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और IFOS। इन 5 ही पार्टों में बांट देंगे, इसके अलावा छठा कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है जी, चलते हैं भाई फिर। कुछ एग्जम्प्ट इनकम जरूर होती है पर वो पार्ट नहीं होता। फिर देखते हैं सर, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड डीम्ड इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है कि एक इंसान की इनकम में दूसरे इंसान की इनकम को जोड़ देना। मान लो 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता जी, मैं कुछ ऐसे काम करता हूं कि ये 2.5 लाख रुपए, वैसे तो मेरी इनकम थी 10 लाख जी, पर मैं ना कुछ ट्रांसफर कर देता हूँ मेरे वाइफ के नाम 5 लाख। अब इस 5 लाख पे ये मैडम 5 लाख कमा रही है और इस पे मैं 5 लाख कमा रहा हूँ। अरे मेरी वाइफ नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 5 लाख कमा रहे हैं, इस पे 5 तो दोनों पे टैक्स ही नहीं लगा। और अगर एक इंसान 10 लाख कमाता तो पता क्या होता? 1,12,500 प्लस 4% इतना टैक्स लग जाता सर। एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, इसमें पता क्या होता? एक साल में अगर आपको कुछ लॉस हुए हैं तो आने वाले सालों में उन लॉसेस की आप क्या कर सकते हो सर? उन्हें सेट ऑफ कर सकते हो उन लॉसेस को। देखिए, हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना। हो सकता है कभी बिजनेस स्टार्ट करें तो सर लॉस हो जाए, हो सकता है ना जी। अब उस अब लोग देखिए, सरकार पता क्या कहती है? सरकार कहती है आप रुपए कमाओगे तो हम आपसे टैक्स लेंगे। तो बिजनेसमैन ने ये कहा कि अगर हमें नुकसान हो जाता है, क्या आप उस नुकसान को भविष्य में जो हम प्रॉफिट करेंगे उसमें से एडजस्ट करने दोगे? तो सरकार ने कहा हाँ करने देंगे। तो इनकम, बिजनेसमैन ने पूछा सर कैसे करोगे? तो सरकार ने बताया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का कॉन्सेप्ट के थ्रू करोगे। इस साल आपको लॉस हुआ 10 लाख रुपए, अगली साल प्रॉफिट हुआ 10 लाख, तो अगली साल के प्रॉफिट से इस साल के लॉस को आप सेट ऑफ कर लेना और जीरो टैक्स देने की जरूरत है, कोई टैक्स नहीं देना। डिडक्शन टू बी मेड फ्रॉम GTI, सर ये है कुछ डिडक्शंस जो हम ग्रोस टोटल इनकम से लेंगे। 14 चैप्टर ऐसे हैं, इनको हम 14 ही चैप्टरों को 20 चैप्टर भी बना सकते हैं, इन्हें 25 चैप्टर भी बनाया जा सकता है, और इन्हें सिर्फ 8 चैप्टरों में भी कंप्लीट किया जा सकता है। चिंता मत कीजिए, साथ के साथ चलिएगा। और इन केस कोई दिक्कत आती है तो बच्चों हम यहाँ हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ हैं और आपके लिए हैं। ठीक है ना? मैं चाहता हूँ एक सेट ऑफ क्लैरिटी हमारे बीच में चले। ठीक है बच्चों, पहली बात तो क्या कि ये हमारा एम,
आपको पता है सर, दो चीजें का जो है आपको पास करवाना प्लस आपके मार्क्स दिलवाना। सर मार्क्स क्या फुल में से फुल आ सकते हैं? हाँ बच्चों, हमारे क्लासेस देखने से मार्क्स फुल में से फुल आ सकते हैं। जिस दिन आपका इनकम टैक्स का पेपर होगा उसी दिन शाम को एक रिव्यू वीडियो आएगी। उस रिव्यू वीडियो में मैं ये बता दूंगा कि इस क्लास के इतने मिनट पे मैंने ये चीजें समझाई थी या मैंने ये चीजें बताई थी। और 80 मार्क्स का पेपर आपका बिल्कुल वहीं से एज इट इज कवर हो सकता है। पूरे पूरे चांसेस है बच्चों कवर होने के, 99.99% चांस है। और आप इनको देखना, सुनना और देखना, दो ही तो काम है सर। दिमाग याद तो अपने आप कर लेगा। जब आपको बड़े ही साधारण शब्दों में समझाया जाएगा आपका ब्रेन अपने आप याद कर लेगा। और इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा सर यही चीजें हैं। अब हम क्लास कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से, वो भी आपको डेमो में मिल जाएगा, चिंता मत करो। या इसी के अंदर रख लेते हैं, ठीक है जी, इसी के अंदर रख लेते हैं। आ जाओ बच्चों, फिर हम हमें तो सिर्फ पेज बदलने की जरूरत है। बेसिक पे चलते हैं सर। तो बच्चों, अभी के लिए हमारी जो क्लासेस की फीस है वो आपको कंप्लीट इनकम टैक्स मिल रहा है 449 में। इसका मतलब मान के चलो 450 रुपये में भाई कंप्लीट इनकम टैक्स मिल रहा है। ये फीस तो इसकी हमारी जो 899 यानी कि 900 रुपये फीस बनती है, जिसमें से हमने फिलहाल अर्ली डिस्काउंट दे रखा है। डिस्काउंट जो है कितना सर, 50% डिस्काउंट दे रखा है बच्चों। जल्दी से जल्दी इनरोल अपने आप को करवा लीजिए, क्योंकि एक स्ट्रेंथ के बाद फिर हम इस फीस को हमें इंक्रीज करना होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारे कुछ सर्वर के चार्जेस वगैरह बढ़ जाते हैं। कुछ दिनों के लिए आपको 50% डिस्काउंट दिया गया है, आप इसका फायदा उठाइएगा। और ये कुछ दिनों के लिए है बच्चों। अब आ जाओ, चले बाकी सब्जेक्ट में भी, सब में 50% डिस्काउंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, सब में। तो चलते हैं जी अब हमारे सब्जेक्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स हिंदी में कहते हैं इसको आयकर, ठीक है जी। इनकम टैक्स को देखते हैं एक बहुत ही सिंपल सा, अगले 2 मिनट में एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं जी। एक इंसान है, ये क्या करता है सर? सैलरी मिलती है इसको जी, किराए पे घर दे रखा है जी, और ये बिजनेस भी करता है छोटा सा जी। उसके बाद भाई इसने एक क्या बेच दिया? घर बेच दिया, ठीक है जी। अब हुआ कि इसको ब्याज भी मिलता है भाई। इसने आपको बताई ये सब चीजें से मिलती है। कुछ तनख्वाह मिलती है जी, कुछ किराया मिलता है, ठीक है। अमाउंट भी बता दी भाई इसने तो जी। अब आपको क्या करना है? इसकी इनकम कैलकुलेट करनी है। इनकम कैलकुलेट करने के बाद उस इनकम कंप्यूट करनी है, और उसके बाद आपको इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है जी। तो ये सब हम सीखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे सैलरी क्या है सर? चैप्टर नंबर 4th, फिर 5th, 6th, 7th, 8th, ये टोटल करना 9th। हो गया इनकम टैक्स खत्म। ऐसा ही है बच्चों इनकम टैक्स। अरे सर इतना सुपर फास्ट भी नहीं पढ़ना। चलो आ जाओ भाई, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, ऐसे ही चलेगा टैक्स। अब ऊपर मैंने है ना एक, पता है क्या, एक लिंक छोड़ा है। लिंक क्या है कि तनख्वाह आती थी उसको जी, किराया आता था जी, बिजनेस था जी, एक घर भी बेचा था जी, और ब्याज भी मिलता था। बच्चों ये 5 है हेड ऑफ इनकम्स, यानी कि आय के शीर्षक। इन पांचों के अलावा आपकी इनकम कहीं नहीं जाएगी, वो इनकम ही नहीं होगी।
अगर इनकम होगी तो इन पांचों में, वरना कहीं नहीं। ठीक है जी। आ जाओ अब। एक ये इंसान था, इसने क्या किया सर, इनकम कमाई। अब इनकम कमाने के बाद एक बना हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इसके कुछ रूल्स। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि अगर आप 2,50,000 से अधिक क्या कमाते हो सर, इनकम कमाते हो ना, तो आपको पे कर, आपको अपनी ITR यानी कि आयकर रिटर्न फाइल करनी होगी। जी, कहाँ फाइल करनी होगी, इनकम टैक्स को। इसमें आप बताओगे आपने कितने रुपए कमाए, किस जगह से कमाए और कौन से हेड में कमाए। ठीक है जी, ये चीजें आप बताओगे और अगर टैक्स की लायबिलिटी बनेगी तो आप वो भी पे करना। ये होता है इनकम टैक्स। सर ये अगर हम पे ना करें तो, देखो बच्चों, हम रहते हैं भारत देश में और भारत देश के संविधान के अनुसार जितने भी कानून बने हुए हैं उनका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। और रही बात, कुछ लोग होते हैं जो नहीं पे करते, भाई इनके खिलाफ फिर असेसमेंट शुरू होती हैं और कुछ लिटिगेशन चलता है और फिर इनको देना पड़ता है। वो तो गवर्नमेंट का काम है, देखो निकलवा लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, प्रशासन का काम क्या है सर, जो कानून बना है उसको एग्जीक्यूट करना। अगर कहीं दिक्कत आए तो वो फिर अपने आप निकलवा लेते हैं पैसे। ठीक है ना जी। अब चलते हैं भाई, दो चीजें सीख ली हमने, अब चलते हैं तीसरी बात की तरफ। तीसरी बात में हम इंडेक्स को देखेंगे, और इंडेक्स तो हमने देख लिया है जी। तो इंडेक्स हमने जब देख लिया है, अब हम देखेंगे चैप्टर्स को, और चैप्टर वन बाय वन जाएंगे। आपको वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, चिंता मत करो। 30 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, 35 मिनट ऐसे ही चैप्टर हैं आपके, इतने छोटे छोटे हैं। नोट्स भी हैं, आप उनसे रिवाइज भी कर सकते हो। चलो भाई, देरी ना करते हुए चैप्टर नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, करें शुरू जी। पहले हम है ना बेसिक कुछ चीजों को समझ लेते हैं। टर्म्स यानी कि शब्दावली। ठीक है जी, इसको समझ लेते हैं कि सर टैक्स होता क्या है जी। अब लिख देखो बच्चों, टैक्स दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। सर हिंदी में भी बता दो। कर बच्चों दो तरीके का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर वो है जो जिस इंसान पे लगाया जाता है, उसका भुगतान उसी इंसान को करना पड़ता है जी। कर का लगना प्लस भुगतान, ये एक ही इंसान को करना होता है। पर जो अप्रत्यक्ष कर है ना बच्चों, अप्रत्यक्ष कर होता है कि सर ये इसका भुगतान करेगा कोई और, ये लगेगा किसी और पे। सर ऐसा कैसे, अप्रत्यक्ष कर हालांकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, पर समझना तो वो भी जरूरी है। उसको भी पढ़ा रहे हैं आपके टीचर, हमारी दूसरी फैकल्टी उसको पढ़ा रही है, आप उसको भी देख लीजिएगा। देखो भाई, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है GST। एक बिजनेसमैन है, ये है सर बिजनेसमैन। ठीक है जी, लिख दो यहाँ बिजनेसमैन, लिख दो। ये हो गया बिजनेसमैन और ये है सरकार। सर ऐसे कैसे बन गई ये, स्माइल किया था यार, हाँ ठीक है जी। ये सरकार है भाई, ये लोग हैं छोटे छोटे बहुत सारे लोग, ये सामान खरीदने आते हैं जी। बिजनेसमैन कहता है कि 10,000 रुपए का सामान, इसमें 18%, 1,800 रुपए GST,
11,800 आप दे दो। ये इनको 11,800 दे देते हैं और बिजनेसमैन इन 11,800 में से 1,800 रुपए दे देते हैं सरकार को। किसके नाम के? जीएसटी के नाम के। और ये जो 10,000 हैं ये किनके हैं? इस बिजनेसमैन के। ये रख लेते हैं अपनी जेब में। ये होता सर अप्रत्यक्ष कर। अब बिजनेसमैन ने क्या किया? बिजनेसमैन ने सिर्फ एक काम किया है, लोगों से रुपए लिए और सरकार को जमा करवा दिए। जी, तो भुगतान तो यहाँ किसने किया? बिजनेसमैन ने। पर ये लगा किसे है? लोगों को। लोग कौन है सर? कंज्यूमर, उपभोक्ता। और दूसरी तरफ हमारा इनकम टैक्स है। जो डायरेक्ट टैक्स है ना, डायरेक्ट टैक्स लगेगा किसे? मान लो आपने रुपए कमाए सर 10 लाख रुपए, ठीक है जी, हाँ कमा सकते हो। देखो हमें ये तो पता होता आज कहाँ है, ये नहीं पता होता 2 साल 4 साल बाद कहाँ होंगे। अगर अच्छे तरीके से चीजें बनाई आपने तो कमा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 लाख रुपए, ठीक है जी। अब इन 10 लाख रुपए अगर आपने कमाए हैं तो इन पे टैक्स कौन भरेगा? इनकम टैक्स इन पे आपको खुद भरना पड़ेगा, किसी और पे आप हस्तांतरित नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब ये तो पता चल गया हमें डायरेक्ट टैक्स का। अब डायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा जो कवर होता है वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को देख लेते हैं। जब भी आयकर, आयकर एक, ये तो आपको याद ही करना है, मतलब बिल्कुल, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आयकर से संबंधित आए ना, इसको आप लिख के आ सकते हो बेधड़ल्ले से, मार्क्स मिलेंगे ना फिर। आप लिख देना, देखो आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जी। फिर लिखना ये एक वार्षिक कर है। वार्षिक कर का मतलब सर एनुअल टैक्स, हर साल आपको पे करना होगा, हर साल जी। उसके बाद देखेंगे कि ये केंद्रीय कर है। केंद्रीय कर क्या होता है सर? सेंट्रल टैक्स। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है सर? लगाती है और कलेक्ट करती है जी। उसके बाद देखते हैं भाई टैक्सेबल इनकम पे ये लगता है। सर टैक्सेबल इनकम को हिंदी में क्या कहते हैं? कर योग्य आय। कि भाई कर योग्य आय वो आय है जिस पर कर लगता है जी। इनकम टैक्स को हमने पढ़ लिया, आयकर को तो हमने पढ़ लिया जी। अब एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं। ये है मिस्टर राम, स्माइल करता हुआ। इसके है ना इनकम आई कहाँ से? सबसे पहले सैलरी आई जी, उसके बाद आई इनकी का किराया। सर पेन ज्यादा गाढ़ा हो गया, बदल लेते हैं, लो कलर भी दूसरा ले लेते हैं। तीसरे नंबर पे इनके पास आया क्या सर? बिजनेस है इनका, वहां से इन्होंने कुछ रुपए कमाए, फिर इन्होंने एक घर बेच दिया, ठीक है जी, और इनको ब्याज भी मिला। जब घर बेचा पैसे आए, बिजनेस से भी पैसे आए, बैंक में डलवाए तो बैंक से सर ब्याज मिला जी। इनको सबको टोटल किया भाई, टोटल करके ये आ गई इनकी ग्रोस टोटल इनकम। मान लो कुछ भी आ गई जी। इसमें से सरकार कहती है कुछ आप डिडक्शन ले लेना, जिसे कहते हैं छूट। मैंने बताया था ना एक चैप्टर हमारा छूट का भी है, उसको हमने लेस किया तो ये आ गई हमारी टैक्सेबल इनकम। क्या आ गई बच्चों? टैक्सेबल इनकम। सर हिंदी में बताओ, कर योग्य आय। इस टैक्सेबल इनकम पे हम क्या कर देंगे सर? ज्यादा नीचे चले गए, इस पे हम पे करेंगे टैक्स, ठीक है बच्चों। दोबारा से समझ लो इसको। सैलरी, किराया यानी कि हाउस प्रॉपर्टी जी। अब है ना यही इनको मैं देखो ट्रांसफर करता हूँ। सैलरी का बच्चों पहला हेड है, हाउस प्रॉपर्टी का दूसरा हेड है, पीजीबीबी का तीसरा हेड है और कैपिटल गेन का चौथा हेड है, आईएफओएस का पांचवा हेड है। ये पांचों बड़े बड़े चैप्टर हैं
और इन पांचों चैप्टरों में से ही क्या आना है सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। कम से कम 3 क्वेश्चन इनमें से ही आएंगे। एक आता है सैलरी से 100%, एक हाउस प्रॉपर्टी 100%, एक आ सकता है आपका आईएफओएस से और कैपिटल गेन से 100%। आते ही हैं सर जी। और चैप्टर है तो सिलेबस बस इतना ही सिलेबस है टैक्स का। अब आ जाओ भाई, पढ़ लेते हैं जी, अपने नोट्स पे आ जाओ। आ जाइए भाई, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आयकर परिचय एवं महत्वपूर्ण परिभाषाएं, चैप्टर नंबर 1 का नाम है, इसको अभी हम देखेंगे। इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए सर, असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर बता दो क्या है। देखिए भाई, 2 साल होते हैं यहाँ पे। एक होता है प्रीवियस ईयर, गत, जिसे कहते हैं गत वर्ष। एक होता है असेसमेंट ईयर, जिसे कहते हैं कर निर्धारण वर्ष। एक साल में, एक साल यानी कि 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक के समय में इंसान क्या करेगा, कमाएगा, पैसे कमाएगा जी। अब इन कमाए गए पैसों पे इनकम टैक्स भरेगा कब, अगले साल में। और उस अगले साल को क्या कहते हैं, कर निर्धारण वर्ष। अभी देखो, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर गया था ना, वो क्या था, 31 मार्च जो पिछली गई थी जी, 31 मार्च 2022 गई थी जी। तो शुरू कब हुई होगी, 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुई होगी। तो ये तो था सर प्रीवियस ईयर। अब चला हुआ है असेसमेंट ईयर, कब तक चलेगा, 31/3/23 तक। तो इसे कहेंगे हम 22-23 असेसमेंट ईयर। जो पिछले साल में, इस साल में यहां से लेके यहां तक आपने कमाई की, उस कमाई को आप इस साल में क्या करो सर, टैक्स पे कर दो। ठीक है जी। कर निर्धारण, निर्धारण तो आप तभी कर सकते हो ना कमाई का, जब वो कमा ली गई हो। और जिस साल में कमाई है उस साल में हमें पता नहीं होता कि कितना टोटल हम कमा सकते हैं। ठीक है जी। अब आ जाइए, असेसमेंट ईयर आपको पता चल ही गया है। असेसमेंट ईयर होता है वो साल जिसमें हम टैक्स पे करते हैं। ठीक है जी। जिस साल में हमने कमाई की उसके अगला साल होता है कर निर्धारण वर्ष। और जिसमें कमाई की वो होता है गत वर्ष, हिंदी में, और इंग्लिश में प्रीवियस ईयर। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, आपको मैंने बता दिया है जी। ये डायरेक्ट टैक्स है, ये भी बता दिया है। टैक्स की हर साल अमेंडमेंट आती है फाइनेंस बिल में, और उन अमेंडमेंट, उन परिवर्तनों को फिर लगाया जाता है। ठीक है जी। और ये जो परिवर्तन आते हैं ना, इनका प्रभाव सब पर पड़ता है। सभी पर पड़ने का मतलब है कंपनियों पे पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, एक इंसान पे पड़ता है, एक चाय बनाने वाले पे पड़ता है, घर में काम करने वालों पे पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, एमबीबीएस, हर एक इंसान पे पड़ता है। क्योंकि प्रत्यक्ष कर तो प्रत्यक्ष रूप से सभी को इफेक्ट करेगा ही। फिर चलते हैं सर, आयकर का मीनिंग समझ लेते हैं। ये एक वार्षिक कर है। वार्षिक कर का मतलब सर, हर साल आपको पे करना होगा। पैसे कमाओगे तो आपको पे करना है, पैसे नहीं कमाओगे तो ये आप पे लगेगा नहीं। ठीक है जी। प्रत्येक वर्ष करदाता द्वारा वर्ष के दौरान कमाई गई कर योग्य आय, टैक्सेबल इनकम, मैंने आपको बताया था ना, पांचों हेड की इनकम को जोड़ के दोबारा से बता देता हूँ। पांचों हेड, सैलरी जी, हाउस प्रॉपर्टी जी, पीजीबीपी जी, कैपिटल गेन जी, आईएफओएस, अदर सोर्स कह लो इसे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनको जोड़ेंगे, उसमें से कुछ डिडक्शन जो छूट दी है ना उनको घटाएंगे। डिस्काउंट जैसे हमने फीस में दिया है वैसे ही इनकम टैक्स वालों ने भी दिया है। अब उसको
उस पे टैक्स लग जाएगा सर। कंप्यूटेशन जो इनकम की होती है ना, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 और उसके रूल्स जो बने हैं उसके अंदर, उनके हिसाब से होती है। आयकर अधिनियम के अनुसार निर्धारण होता है आय का। करदाता कई प्रकार के होते हैं, देखिए व्यक्ति हो सकता है, फर्म हो सकती है जी, कंपनी हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है, हिंदू अविभाजित परिवार हो सकते हैं, ठीक है जी, संघ हो सकता है, व्यक्तियों का समुदाय हो सकता है, काफी सारे हो सकते हैं। आयकर किसे देना होता है? देखिए जी, आयकर देना होता है, एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा बन गई तो आपको आयकर देना होता है। हालांकि 87A धारा के अनुसार रिबेट मिलती है 12,500 की, उसे हम आगे देखेंगे। आयकर किसे देना होता है? अगर ऐसा आ जाए ना तो आप लिखा ना कि कर मुक्त सीमा से अधिक अगर आपकी आय है तो आपको चालू वर्ष में आयकर देना होगा। किस वर्ष का? गत वित्तीय वर्ष का, यानी कि पिछले साल का की इनकम पर, पिछले साल की आय पर आपको करंट ईयर में टैक्स पे करना होगा जी। इतिहास देख लेते हैं भाई, इतिहास, हिस्ट्री देख लेते हैं हम। सर हिस्ट्री क्या कहती है इनकम टैक्स की? बच्चों इनकम टैक्स की हिस्ट्री स्टार्ट पता कब हुई? 1857 में हुआ था स्वतंत्रता संग्राम, क्रांति हुई थी अपने इस भारत देश में। सबको पता ही है, पता भी होना चाहिए बच्चों, गर्व की बात है। अब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें कुछ हानियां हुई थी और उन हानियों की को पूरा करने के लिए जेम्स विल्सन द्वारा कर लगा दिया गया। कब लगा सर? 1960 में। 1960 में कर लगा दिया गया। फिर 19 अरे सर आप 1900 कह रहे हो, 1857 की क्रांति थी और उसके पूरे 3 साल बाद, क्योंकि 3 साल लगे ना उनको कैलकुलेट करने में, 3 साल बाद 1860 में लगा दिया आयकर। फिर 1886, ऐसे 1860 के बाद कई बार बदला है ये, परिवर्तन इसमें हुए हैं, पर 1886 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए। उसके बाद 1918 में इनकम टैक्स के रेट बढ़ा दिए, काफी बढ़ा दिए। ठीक है जी, आपको डेट याद करनी है? हाँ, 15 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा आपको, बेझिझक मिलेगा यहाँ से, हो सकता है मिल जाए, आता है कहीं 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 बार आया है, जैसे 5-6 बार आया है। 1918 में रेट बढ़ा दिए सर इनकम टैक्स के, इसलिए 18 याद हो जाएगा। 1857 की क्रांति हुई थी तो 1860 भी याद हो जाएगा। अब 1886 याद। आयकर संशोधन अधिनियम 1939 आया सर, उसके बाद फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया। 1961 हम पढ़ रहे हैं बच्चों, इतिहास काफी पिछले हमने कितने सालों का इतिहास देख लिया। आयकर अधिनियम 1922 में अखिल भारतीय जांच समिति ने गत वर्ष की आय पर चालू वर्ष में आयकर लगेगा ये कॉन्सेप्ट बताई। कब से सर? 1922 से। उसके बाद 1939 में संशोधन हुआ और 1961 का इनकम टैक्स एक्ट जो बना था वो अब हम पढ़ रहे हैं। ये 1 अप्रैल 1962 से लगना शुरू हो गया था संपूर्ण भारत में। फिर चलते हैं सर, इसकी हम विशेषताओं को देख लेते हैं। विशेषताएं क्या है सर? ये एक डायरेक्ट टैक्स है, आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है, केंद्रीय सरकार ने लगाया है, आपको ये भी पता है। ये कर योग्य आय पर ही लगता है। किस इनकम पे लगता है सर? ये कुल आय को टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। ठीक है जी, इसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, सब पे नहीं लगता, जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम है उस पे नहीं लगता। अब आ जाओ जी, ये लिमिट जो बेसिक एग्जम्पशन की है वो बता दो एक बार। हाँ लिखो, देखो, व्यक्ति, ठीक है जी, हिंदू
देखिए भाई, अगर सीनियर सिटीजन है कोई, विशिष्ट नागरिक है कोई, उनकी आयु 60 वर्ष या अधिक है परंतु 80 साल से कम है, तो उनको 3 लाख रुपए तक इनकम है उनकी, तो टैक्स नहीं देना। पर अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 साल से या उससे अधिक उसकी उम्र है, तो उसे 5 लाख की इनकम तक भी टैक्स नहीं देना। और इनके अलावा जो व्यक्ति हैं भारत के, उन्हें 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है जी। जी, टैक्स कैलकुलेशन के टाइम पे देख लेंगे कि भाई रिबेट क्या होती है। फिर आ गया सर फर्म, कंपनी, स्थानीय सत्ता यानी कि लोकल बॉडी, इनको अगर 1 रुपया भी कमाएंगे तो उस पर टैक्स इनको देना पड़ेगा। प्रगतिशील कर की दरें हैं, देखिए आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, उसके साथ साथ टैक्स रेट भी बढ़ते जाएंगे। फिर आ गया सर सरचार्ज। सरचार्ज होता है, आप आयकर, एक इन टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा सर, आयकर, इनकम टैक्स, उस टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगाया जाता है। मान लो टैक्स है हमारा कितना, 1 लाख रुपए टैक्स है, इस पे सरचार्ज है 10%, तो ये 1,10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे अपने को। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जी 7 पॉइंट की तरफ। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकार भी लगता है 4%। ये किस चीज पे लगता है, ये टैक्स पर ही लगता है। कर भार, बर्डन ऑफ टैक्स, आपको पता तो है बर्डन ऑफ टैक्स किस, इनकम टैक्स में किस पे आता है सर, उस इंडिविजुअल पे आता है, उसी व्यक्ति पे आता है जिसकी वो इनकम है। प्रशासन, इसका प्रशासन कौन करता है सर, आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स एक्ट का को एडमिनिस्टर करता है। आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है सर, ऐसा नहीं कि मैं अपनी जेब से पैसे निकालूं दूसरी जेब में डालूं टैक्स लग जाए, नहीं। आप जब आय कमाओगे तो टैक्स लगेगा, अगर आप खुद के पैसे एक जगह से दूसरी जगह से वो कर रहे हो ट्रांसफर, तो टैक्स नहीं लगेगा। स्रोत की वैधानिकता, अरे भाई जहां से आप पैसे कमा रहे हो ना, वो लीगल तरीका होना चाहिए, ऐसा ना हो वो इलीगल काम हो। आयकर लगने का आधार, बेसिस ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स, सेक्शन 4 बताता है सर हमें, धारा 4 कहती है। वैसे तो आपको धाराएं याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये कुछ जरूरी है, वो जरूर याद कर लेना। जैसे धारा 4 ये क्या कहती है सर, ये बेसिस बताती है। घूम फिर के बातें वहीं आ जाएंगे जो अभी हम पढ़ के आए हैं। आयकर एक वार्षिक कर है, सर कितनी बार बताओगे, जितनी बार लिखा है उतनी बार तो बताएंगे। इसका मतलब ये है कि क्लासेस को सुनने से आपके दिमाग में पेपर में भी ये चीजें आएंगी, आप लिख के आओगे और मार्क्स आएंगे। यह एक वार्षिक कर है जी। प्रीवियस, गत वर्ष की आय पर अगले कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है। प्रीवियस ईयर में आपने पैसे कमाए, पिछले साल पैसे कमाए, ठीक है जी, एक साल में इसमें पैसे कमाओ, इसे क्या कहेंगे, गत वर्ष। इसके आने वाली साल ये, इसे कहेंगे हम निर्धारण वर्ष, इसमें आप टैक्स दो। ठीक बात है ना जी, ये प्रीवियस ईयर और ये असेसमेंट ईयर। आ जाओ, आयकर की दरें वित्तीय अधिनियम, फाइनेंस बिल में हर साल निश्चित होती है। फरवरी में जो बजट आता है ना जी, उसमें फाइनेंस बिल होता है, उसमें इनकम टैक्स के रेट बताए जाते हैं कि अगले साल क्या क्या रहेंगे। आयकर अधिनियम की धारा 2 क्लॉज 31 में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति पर कर लगता है। ये भी बता रखा है सर कर किन किन पे लगेगा। ठीक है जी, प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय, टोटल इनकम पर आयकर लगता है। टोटल इनकम कह लो या टैक्सेबल इनकम कह लो, बात वही है। टैक्सेबल इनकम पे क्या लगता है सर, कर लगता है। आय के स्रोत के स्थान पर काटा जाता है, एक होता है सर टीडीएस। मान लो मैं हूं एक कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है जी, मुझे पेमेंट करनी है काफ़ी सारे लोगों को, मेरे एम्प्लॉइयों को पेमेंट करनी है, और मेरे एम्प्लॉय का
को अगर एक लिमिट से ज़्यादा मैं पेमेंट करता हूँ तो उनका टैक्स मुझे डिडक्ट करके सरकार को जमा करवाना होता है। इसे कहते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कि भाई जो स्रोत है ना आय का, वहीं से टैक्स को कटवा लो और सरकार को जमा करवा लो। और एडवांस टैक्स भी पे किया जाता है हर साल, एडवांस टैक्स भी पे किया जाता है। जो कॉन्सेप्ट ये है ना निर्धारण वर्ष वाली, यहाँ पे आपकी आय निर्धारित करते हैं और कुछ बैलेंस आता है तो वो टैक्स पे करते हैं। हालांकि साथ ही साथ टैक्स पे एडवांस में करते जाते हैं कि बाद में इंटरेस्ट वगैरह ना लगे। आयकर लगाने की विधि देखते हैं भाई हम फिर। अरे सर पता है, ये तो बताया आपने। हाँ बच्चों मैंने बताया आपको। सबसे पहले नंबर पे 5 हेड में ट्रांसफर हो गई ना चीजें। इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आए जी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी थी जमीन किराए पे दी थी, उससे आए। इनकम फ्रॉम PGBP, कोई छोटा मोटा बिजनेस किया हो, बड़ा बिजनेस किया हो, बहुत बड़ा बिजनेस किया हो, उसकी आय यहीं कैलकुलेट होगी। कैपिटल गेन सर, पूंजीगत लाभ हुए हैं, कैपिटल एसेट को बेचने से पूंजीगत लाभ हुए हैं, उनकी आय। फिर आगे सर हम अदर सोर्स, सर इन चारों को छोड़ के कोई और तरीके से आय आई है तो वो कहाँ आएगी, अदर सोर्स में आएगी। अब इन पांचों हेड की आय को हम क्या कहते हैं सर, इन पांचों हेड की आय को जब जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं ग्रोस टोटल इनकम। यही कहते हैं ना बच्चों, सकल कुल आय। अब देखते हैं भाई, अब ग्रोस टोटल इनकम तो हमारी आ गई, उसमें से कुछ डिडक्शंस लेस करेंगे, फिर क्या आएगा, फिर आएगी सर नेट टैक्सेबल इनकम, या टैक्सेबल इनकम कह लो या टोटल इनकम कह लो। 3-4 नाम है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तो सीख जाओगे। उस पर टैक्स कैलकुलेट कर देंगे। यही बात यहाँ लिखी है कि भाई नेट टैक्सेबल आय होगी, फिर इन सबको जोड़ के सकल कुल आय कहते हैं, फिर डिडक्शंस लेस होती हैं और फिर आप टैक्स पे कर दो। अब चलते हैं जी थोड़ा सा और आगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, इसको काट के 22-23 कीजिए। ये अमेंडेड नोट्स हैं बच्चों, मिस्टेक हो जाती है लिखने में। हिंदू व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति देश का हिंदू अविभाजित परिवार तथा व्यक्तियों का समुदाय के लिए आयकर की दरें क्या है सर। देखिए ये है, अगर सीनियर सिटीजन है कोई तो उसे 3 लाख रुपए तक क्या थी उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी सर, कर मुक्त सीमा। अगर अति विशिष्ट है कोई नागरिक, यानी कि 80 साल या उससे ऊपर का, तो उसे 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना था। ठीक बात है ना जी। और बाकी जो भी व्यक्ति बच गए उनको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। 2,50,000 एक रुपए इनकम होने पे टैक्स उनको देना पड़ेगा। फिर चलते हैं जी यहाँ, इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इंडिविजुअल क्या है सर, व्यक्ति। HUF क्या है, हिंदू अविभाजित परिवार। AOP क्या है सर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। BOI क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होते हैं सर, कृत्रिम व्यक्ति। इनको शुरू के 2.5 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख से ज्यादा पर 5 लाख रुपए तक इनको 5% टैक्स देना है। फिर 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख रुपए तक इनको 20% टैक्स देना है। और 10 लाख से ज्यादा जो भी कमाएंगे उस पे 30% टैक्स देंगे। इसका मतलब सर, अगर 10 लाख से ज्यादा 12 लाख कमाए तो जो ऊपर के 2 लाख है उस पर तो 60,000 सीधा सीधा टैक्स बन गया। और 10 लाख तक टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 1,12,500 टैक्स बैठेगा। तो ऐसे करके टैक्स रेट तो हाई है, पर अपने देश के लिए फिलहाल जरूरत है। अब चलते हैं भाई सीनियर सिटीजन को देखते हैं। सीनियर सिटीजन कौन से, जो 60 साल के रेसिडेंस होने जरूरी है सर इंडिया के। ये ऊपर वाले तो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये
सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन भारत के रेसिडेंट होने चाहिए। 60 साल या उससे ज्यादा पर 80 साल से कम है तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं सर। 3 से 5 पे 5%, फिर वो 5 से 10 वही है, 10 से 20, वो 10 से ऊपर वही 30%। फिर सुपर सीनियर को देख लेते हैं। सर सुपर सीनियर कौन है? अति विशिष्ट नागरिक जो 80 साल या उससे अधिक के हैं। उनको 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक आप 20% टैक्स दीजिए। 20 10 लाख से ऊपर कितनी भी अमाउंट हो आप उसका 30% टैक्स दीजिए। ठीक है भाई। एक आई थी नई कर व्यवस्था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है क्योंकि इसे आए हुए 2 ही साल हुए हैं। नई कर व्यवस्था क्या कहती है? नई कर व्यवस्था ये कहती है कि आप पुरानी कर व्यवस्था में पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालते थे जी। वो कौन सी सर? बता दो दोबारा। आ जाओ। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। जोड़ दिए थे जी। कुछ डिडक्शन मैंने कहा था ना, छूट, वो घटाई और ये यहाँ पे आ गया टैक्सेबल इनकम। डिडक्शन से पहले क्या आती है? डिडक्शन से पहले आती है ग्रॉस टोटल इनकम। ये इसमें से कुछ डिडक्शन, फिर ये टैक्सेबल इनकम, इस पे लगता था भाई टैक्स। पर नई कर व्यवस्था ने पता क्या कहा कि हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है ना, ये इस पे ही टैक्स कैलकुलेट करेंगे, पर आपका टैक्स का रेट कम कर देंगे। तो वो रेट कम होके क्या हुआ सर? इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए शुरू के 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख मेरा 3,000 है। फिर चलते हैं असेसमेंट ईयर की तरफ। पहले भी असेसमेंट ईयर में बातचीत हुई है। असेसमेंट ईयर है बच्चों कर निर्धारण वर्ष, 12 महीने की उस अवधि से है। कर निर्धारण वर्ष का आशय 12 महीने की उस अवधि से है जो प्रति वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। करदाता गत वित्तीय वर्ष की आय पर क्या करते हैं सर? अगले वर्ष में कर चुकाता है, जिसे कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। एग्जाम्पल लेना हो तो ऐसे ले लो। ये 1/4/20 है। एक ये आ गया यहाँ पे 31/3। एक सेकेंड बच्चों, 31/3/22, 31/3/23। यहाँ 1/4/22 था। इस साल में हमने क्या किया सर? कमाई की। ठीक है जी। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे गत वर्ष, प्रीवियस ईयर। और इसे इस साल में इन 12 महीनों में क्या करेंगे सर? टैक्स की पेमेंट। इसे क्या कहेंगे? असेसमेंट ईयर। ठीक बात है। फिलहाल असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है सर? 22 और 23। ए वाई 22-23 चल रहा है। और प्रीवियस ईयर कौन सा है? 21-22 है। ऐसे वर्ष प्रीवियस ईयर कौन सी थी सर? प्रीवियस ईयर वो है असेसमेंट ईयर से पहले वाला साल। प्रीवियस ईयर के बाद वाला साल असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर से पहले वाला साल गत वर्ष। गत वर्ष हम उसे भी कहते हैं जिसमें हमने आय कमाई होती है। वह वर्ष जिसमें आय कमाई जाती है। सही बात है जी। गत वर्ष कहा जाता है। और इससे अगला वर्ष क्या होता है सर? इससे अगला वर्ष होता है निर्धारण वर्ष। हमेशा इनकम टैक्स में ना, जहां भी साल की बात आए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की बात रही। ठीक है बच्चों। इसके बाद चलते हैं भाई हम फिर, अगर हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो हो सकता है। नया बिजनेस कब स्टार्ट किया सर? सर मैंने तो 1 जुलाई से स्टार्ट किया है। 1 जुलाई, यहाँ 22-22 लिख लेते हैं जी।
लाइटिंग बहुत है ना बच्चों, तो अगर एक मक्खी भी हो तो वो डायरेक्ट यहाँ आती है स्टूडियो में। एक साथ 2022 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक साथ से लेके 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां, 11वां, 12वां, आप इतनी दूर तक गए। आप घटा लो 12 महीने में से शुरू के 3 महीने, 9 महीने काम चला, तो कोई बात नहीं, आपके लिए 9 महीने की इनकम ही मानी जाएगी। अब चलते हैं भाई, एक होता पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। आप सभी का बन गया होगा, और अगर नहीं बना हो तो भाई बनवा लो, क्योंकि अगर पैन आपका बैंक में नहीं होगा तो आगे से बैंक की ट्रांजैक्शन आपकी होनी बंद हो जाएगी। ये एक स्थायी खाता संख्या होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो एक बार बन गया तो लाइफ टाइम के लिए बना रहेगा। तो पैन नंबर हम देख रहे हैं, स्थायी खाता संख्या, ये परमानेंट अकाउंट नंबर है जो आपके लिए लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। और ये वह संख्या है जो निर्धारण अधिकारी किसी व्यक्ति को उसकी पहचान के लिए आवंटित करता है। कि भाई पैन है ना, सबका अलग अलग होता है। ये अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर होते हैं, इसमें अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि भाई ऐसे HAVPT0965L, कि इसमें आ गया सर अल्फाबेटिकल चीजें भी आ गई और न्यूमेरिक चीजें भी आ गई। ठीक है जी, ये 10 अक्षरों का होता है। पैन के लिए हमें क्या करनी होती है सर? प्रार्थना पत्र देना होता है, एक एप्लीकेशन देनी होती है फॉर्म 49A में, और वो ऑनलाइन सबमिट होती है। फीस भी कटती है 49 रुपीज, 119, 119 रुपये फीस कटती है। लिख के आओगे ना एग्जाम में, यही सब आएंगे, जो चीजें आए आप लिख के आना। ऐसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। इस चैप्टर को कंप्लीट होने में टाइम लग गया, और ऐसे ही बाकी सारे चैप्टर भी कंप्लीट होंगे। स्टूडेंट प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी टीम तो अब आप ही हो, और आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्लास परचेज करना ना मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल कैसे होगा सर? गूगल प्ले स्टोर, वहां पे आप लिखना शिव धीमान क्लासेस और सर्च करना। ठीक है जी, या इन वीडियो के लिंक, इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर पे इस ऐप पे पहुंच जाओगे। इसे आपको करना होगा इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद साइन अप करेंगे। साइन अप में ये 3 चीजें पूछेगा, आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये 3 चीजें आप वहां भर देना। जिसके बाद क्या होगा, उसके बाद बच्चों आपको एक डेमो के लिए चीज सेगमेंट दिखेगा, फिर पेड क्लासेस का दिखेगा। पेड क्लासेस पे आप क्लिक करोगे, इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट होते ही माई बैच के अंदर आपको अपना माई बैच, आपकी ये क्लास आपको मिल जाएगी। चिंता मत कीजिए बच्चों, आपसे एक फोन दूर है, कोई दिक्कत आए तो आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आपका फोन अटेंड जरूर होगा। ठीक है बच्चों, आपसे उम्मीद करता हूँ आप ही मेरी टीम हो। हाँ, प्राइस का मैं बता देता हूँ। देखिए प्राइस बच्चों, इस मोमेंट पे आपके लिए कंप्लीट इनकम टैक्स 50% डिस्काउंट पे आपको दिया जा रहा है। ये लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट है, और वैसे तो 899 रुपीज इस बैच की कॉस्ट है, पर कुछ दिनों के लिए ये कॉस्ट 449 रुपीज है, 450 रुपये। बच्चों बेस्ट क्वालिटी की क्लासेस इससे कम प्राइस में मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर कर सकता तो मैं आपको दे देता। ठीक है, और इन केस अगर किसी को फाइनेंशियल दिक्कत है तो भी आप मुझसे बात कर सकते हो, कोई सजेशन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लासेस में। बाकी सब्जेक्ट भी हमारे अवेलेबल हैं
उनकी भी आप डेमो देख सकते हो। और एक कुछ मिनट में किसी टीचर को समझा नहीं जा सकता। डेमो सिर्फ ये बताने के लिए होता है बच्चों कि कैसे हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, टीचर की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं, ये सब चीज़ें देखने के लिए डेमो होता है। और वो हमने आपको प्रोवाइड करने की पूरी अच्छे तरीके से कोशिश की है। बाकी रही क्लासेस इससे बेस्ट ही रहेंगी, क्योंकि इनकम टैक्स की ये डेमो क्लास फर्स्ट ही लेक्चर की क्लास है। सेकंड में और एफिशिएंसी आएगी, थर्ड में और एफिशिएंसी, उसके बाद ऐसे हर बैच में एफिशिएंसी बढ़ती ही जाती है। कभी भी एफिशिएंसी काम करने वालों की कम नहीं होती। ठीक है बच्चों, आप पे मैं विश्वास करता हूँ, आप इसको शेयर करोगे। और मोटिव है ना, दो ही हैं, आपको पास करवाना। क्योंकि जब भी बच्चे कहते हैं ना कि सर कंपार्टमेंट आ गई, फेल आ गई, हो गई, या कम नंबर आए, या एक बात और कि सर हमारे नंबर तो आए पर हमें पता नहीं होता क्या है, तो फिर ना दुख होता है थोड़ा सा। वो क्यों? क्योंकि फिर वो उन्हें आगे फ्यूचर में दिक्कतें आएंगी, और मैं नहीं चाहता कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चों को दिक्कतें आए। एटलीस्ट वो अपना गुजारा तो कर सकें। क्योंकि बिजनेस का अगर किसी को पता है तो वो कॉमर्स वाले हैं, बाकी तो सब उनकी फील्ड के एक्सपर्ट है ना। किसी ने मेडिकल लिया, सर वो डॉक्टर बहुत अच्छे बन गए। किसी ने आर्ट्स ली, वो एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए। किसी ने क्या साइंस ली, तो वो टेक्नोलॉजी में चले गए, इंजीनियरिंग में चले गए। पर कॉमर्स वालों को भी मैं चाहता हूँ वो इतने अच्छे स्केल पे जाएं। इनके बिजनेस संभाल कौन रहा है? बाकी फील्ड के बिजनेस कॉमर्स वाले ही संभाल रहे हैं। बच्चों, कॉलेज से ही शुरुआत होती है चीज़ों को अडॉप्ट करने की। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप में बीकॉम थर्ड ईयर के फाइनल एग्जाम तक ये अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए कि किसी बिजनेस को कैसे डेवलप किया जा सकता है। दिक्कतें आती हैं बहुत बड़ी बड़ी, बहुत छोटी छोटी, हर तरीके की, पर उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है देखकर सीखना। क्योंकि हर एक इंसान ही देखकर सीखता है, जैसे हम भी सीख रहे हैं। और सीखना कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जो कभी बंद हो जाएगी, ये हमेशा हमें सीखना ही है। ठीक है, हम अगर एक नॉर्मल इंसान की तरह सोच पा रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत है, आप उसको दूर कीजिए। कॉमर्स वाले बच्चों को तो पैसा दिखना चाहिए कि भाई इतने रुपए लग रहे हैं, इतने रुपए यहाँ से आ रहे हैं, उसकी रिटर्न क्या है, और पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, कम से कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों की समझ होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ने और एग्ज़ाम देने से काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं बदलती। क्योंकि एट द एंड जब इंटरव्यू होगा तो सामने बैठे वो आपको, इंटरव्यू पैनल में सामने जो बैठे होंगे वो आपको परख लेंगे। और आपको आपकी क्वालिफिकेशंस, डिग्रियों के बेसिस पे जॉब नहीं मिलती। प्राइवेट सेक्टर में तो आपकी समझ के बेसिस पे जॉब मिलेगी। डिग्री आल्दो जरूरी है, पर डिग्री से आप इंटरव्यू तक जा सकते हो, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे क्लासेस में। ये लेक्चर काफी लंबा हो गया, अब 30 से 35 मिनट का ही एक लेक्चर रखेंगे। अब आगे वाले लेक्चर जो होंगे 40 मिनट से ज्यादा का नहीं रखेंगे। ये तो लेक्चर हमारा 50 मिनट के आसपास का हो गया। ठीक है बच्चों, मिलता हूँ आपसे। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं क्लासेस में।